हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था। उस पर हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किया था। मैंने जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स के कलेक्शन थे उस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे अच्छे वो सब क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए। तो पिछला क्लास का अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उस वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस जिनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व किया जाता है उसको डिस्कस किया था, और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे। तो मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज का जो हम लोग का जो मैट्रिक्स है वो अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, हम लोग का जो मैट्रिक्स का जो टॉपिक था, चैप्टर था, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। उसमें मैंने सभी टॉपिक्स आपको करवा दिया। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हो या लीनियर इक्वेशंस हो, जितने भी मतलब टॉपिक है सब खत्म हो चुके हैं। तो आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो डिटर्मिनांट के ऊपर है। आप जानते हैं बच्चों, मैंने डिटर्मिनांट के प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने ये बताया था, जो डिटर्मिनांट इंट्रोडक्शन नाम से जो वीडियो है, उस वीडियो में मैंने बताया था कि डिटर्मिनांट का बेसिक मैंने उस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग डिटर्मिनांट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनांट क्या है, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनांट क्या है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट क्या है, ये सब मैंने आपको डिस्कस करवाया था उस वीडियो में। और आज का जो हम लोग का वीडियो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट पे है, क्योंकि हम लोग डिटर्मिनांट को जो सॉल्व करने का तरीका है उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, कैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट को सॉल्व किया जाता है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनांट को सॉल्व करने का जो लॉन्ग मेथड है हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज का जो हम लोग का है लेक्चर वो डिटर्मिनांट के प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट का जो पहला थ्योरम है वो थ्योरम कुछ इस तरह से, थ्योरम आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं थ्योरम लिखने जा रहा हूँ। थ्योरम है थ्योरम नंबर 1। तो ये थ्योरम नंबर 1 जो है इसमें ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनांट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यहाँ पे थ्योरम लिख देता हूँ मैं। थ्योरम में ये लिखा हुआ है कि द वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू, ये हिल रहा है क्या? तो यहाँ पे थ्योरम में ये लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट का जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनांट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनांट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो अनचेंज्ड रहता है, उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, अनचेंज्ड रहता है, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, रिमेन्स जो डिटर्मिनांट का वैल्यू है वो अनचेंज्ड रहता है, रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स, अगर उस डिटर्मिनांट के if its rows and columns are interchanged, अगर उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तब। ठीक है, तो थ्योरम 1 यही है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनांट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इसका मतलब है कि अगर डिटर्मिनांट, मेरे पास कोई एक डिटर्मिनांट है डेल्टा, ठीक है, अगर उसमें जो मतलब हम लोग का एंट्रीज दिया गया है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में, अगर उसको इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब कि इंटरचेंज करने का मतलब है ट्रांसपोज कर दिया जाए। अगर उस डिटर्मिनांट का मतलब जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया जाए, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दिया जाए, जो थर्ड रो उसको थर्ड कॉलम बना दिया जाए, अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो उसमें डिटर्मिनांट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि मैं इसका आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसका एग्जांपल ये है ना कि जैसे मेरे पास कोई डिटर्मिनांट है, ठीक है, इसका एग्जांपल ये है मेरे पास कि जैसे इसका प्रूफ भी हो जाएगा साथ में। जैसे यहाँ पे हम लोग के पास कोई डिटर्मिनांट है, डेल्टा से उसको डिनोट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे वो डिटर्मिनांट दिया हुआ है A1 B1 C1, फिर सेकेंड रो में है A2 B2 और यहाँ पे दिया हुआ है C2, और थर्ड रो में मेरे पास दिया हुआ है A3 B3 और यहाँ पे C3। ये मेरे पास तो ये मेरे पास हम लोग के पास डिटर्मिनांट दिया गया है, तो इसको हम लोगों ने डेल्टा माना है। तो ठीक है, अब ये जो डिटर्मिनांट है ये एक डिटर्मिनांट हो गया। अब इसमें जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं, ये रोज़ हो गए और ये कॉलम्स हो गए, इनको अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो अगर इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं, मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, जिसमें मतलब मैट्रिक्स है अंदर में, यहाँ पे ये वाला साइन हो जाएगा, मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 उसमें एलिमेंट्स हैं।
तो अगर इसका ट्रांसपोज करके एक नया डिटर्मिनांट हम लोग बनाएं जो जिसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नया डिटर्मिनांट बन रहा है उसको हम लोग डेल्टा डैश से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो डिटर्मिनांट बन रहा है वो इस डिटर्मिनांट का जो एलिमेंट्स है उसका ट्रांसपोज करके बन रहा है। यानी जो फर्स्ट रो में A1 B1 C1 है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा A1 B1 C1, जो सेकंड रो में A2 B2 C2 है वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा A2 B2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका C2, और ये जो थर्ड रो में A3 B3 C3 है यहाँ पे आ जाएगा A3 B3 और यहाँ पे C3। ये हम लोग का डिटर्मिनांट हो गया डेल्टा डैश। अब ये थ्योरम यही बोलता है कि जो डेल्टा का वैल्यू होगा वही डेल्टा डैश का भी वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब कि ये मेरे पास एक डिटर्मिनांट था, अब इस डिटर्मिनांट को हम लोग ऑब्टेन किए डेल्टा डैश को इसी का रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके, तो ये दोनों डिटर्मिनांट का जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद वो सेम आएगा, यही ये थ्योरम बोल रहा है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा डैश है अगर हम लोग उसको क्या करें, एक्सपैंड करें फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग का डेल्टा डैश है, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास डेल्टा डैश है, अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करें फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा डैश इज इक्वल टू ये A1 एलिमेंट हो जाएगा इंटू मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इसका को फैक्टर हो जाएगा। तो इसका को फैक्टर, इसका पोजीशन देख रहे हो A1 और -1 का पावर, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और इंटू इसका माइनर, जिसका माइनर क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, यानी यहाँ पे B2 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे B3 है, यहाँ पे C3 है। ठीक है, ये एक हो गया, प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर B1, तो यहाँ पे B1 हो जाएगा, और ये किस प्लेस पे है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो -1 का पावर 2 + 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और अगर इसका माइनर हम लोग करते हैं तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, A2 यानी A2 C2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 C2 और यहाँ पे A3 C3 हो जाएगा, A3 C3। अब प्लस अगर हम लोग यहाँ पे लिखे तो दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर होगा C1, तो C1 एलिमेंट, इसका को फैक्टर -1 का पावर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और ये गायब तो A2 B2 A3 B3 है, तो यहाँ पे A2 B2 हो गया और यहाँ पे A3 B3 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम लोग इसको डेल्टा डैश को यहाँ पे एक्सपैंड कर ले, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, डेल्टा डैश को ऐसे एक्सपैंड कर दें, ठीक, तो डेल्टा डैश आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो A1 हो गया, और ये ऊपर से नीचे यानी B2 C3, ठीक है, B2 C3 माइनस नीचे से ऊपर तो C2 B3, ठीक है, और ये प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब है तो -1 पे अगर ऑड पावर रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा B1, और ब्रैकेट में ऊपर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा ऊपर से नीचे यानी A2 C3 माइनस नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा C2 A3। ठीक है, अब प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका है तो प्लस C1 -1 का पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे हो जाएगा A2 B3 और माइनस नीचे से ऊपर हो जाएगा B2 A3। ठीक है, A2 B3 माइनस B2 A3 ये हो गया हम लोग के पास, तो ये मेरा डेल्टा डैश का वैल्यू है। ठीक है, ये हम लोग के पास क्या आ गया, डेल्टा डैश का वैल्यू आ गया। अब अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस डिटर्मिनांट को हम लोग फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किए थे। अब अगर हम लोग इस डिटर्मिनांट को अगर हम लोग का फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम लोगों ने जो डेल्टा डैश है मेरे पास, ठीक है, वो वाला जो डिटर्मिनांट है ये वाला, इसको हम लोगों ने एक्सपेंड किया था फर्स्ट कॉलम से, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इस डिटर्मिनांट को सॉल्व करते, क्या चीज़ से सॉल्व करते, मान लीजिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते इस डिटर्मिनांट को। आप लोग जानते हैं बच्चों, हम लोग किसी भी डिटर्मिनांट को अपने मन चाहे आर्बिट्रेरी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर इस डिटर्मिनांट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया जाए तो आप देखिएगा कि यही आएगा। देखिए, अगर दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर होगा तो A1, और इसका को फैक्टर में क्या हो जाएगा, प्लस साइन रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो -1 का पावर 1 + 1 2 होता है। ठीक, और ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो देखिए B2 C3 माइनस B3 C2 वही C2 B3। और ठीक है, इसका प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर B1 इंटू -1 का पावर 1 + 2 फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है, तो 1 + 2 3 हो जाता, इसलिए माइनस बाहर आ गया तो -B1। और देखिए ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, A2 C3 जो कि है भी, और -A3 C2 जो कि है भी। ठीक है, और प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर प्लस C1, यहाँ पे प्लस साइन रहेगा क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कॉलम में 1 + 3 4 होता है, -1 पे 4 प्लस ही हो जाएगा, और ये गायब अगर हो जाएगा, ये गायब, तो आप देख सकते हैं A2 B3 माइनस A3 B2, और वही है भी। तो ये इसी के मतलब इसी डिटर्मिनांट के बराबर है, ये जो डेल्टा डैश हम लोग जो एक्सपैंड किए फर्स्ट कॉलम से, ये डेल्टा के ही बराबर आ गया अगर उसको हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें। ठीक है, एक्सपेंडेड बाय फर्स्ट रो, अगर उसको हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें।
ठीक है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें। तो हिंस हम लोग का रिजल्ट प्रूव हो चुका है, डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा प्रूव करना था और वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। चलते हैं अपने सेकंड थ्योरम की ओर। तो सेकंड थ्योरम जो है हम लोग का, सेकंड थ्योरम और भी काफ़ी सिंपल है। तो सेकंड थ्योरम आप नोट कर लीजिए। सेकंड थ्योरम ये है ना कि अगर दो रोज या कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड थ्योरम मैं लिख देता हूँ। सेकंड थ्योरम में यही बोल रहा है कि इफ़ टू रोज, ठीक है, सेकंड थ्योरम है कि इफ़ टू रोज और कॉलम्स, दो रोज या कॉलम्स, सेकंड थ्योरम हम लोग का यही बोल रहा है कि इफ़ टू रोज और कॉलम्स, यानी दो रो या कॉलम और कॉलम है या कॉलम, ठीक है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट, अगर एक डिटर्मिनेंट के दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज किया जाता है, टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर उसको इंटरचेंज किया जाता है, ठीक है, इंटरचेंज्ड, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आर इंटरचेंज, देन क्या होगा कि डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, देन डिटर्मिनेंट जो होगा रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, देन डिटर्मिनेंट जो होगा, ठीक है, रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी धुंधला हो गया था। तो डिटर्मिनेंट जो होगा रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, अपने वैल्यू को तो मतलब रिटेन करेगा एब्सोल्यूट वैल्यू, बट इट्स साइन इज चेंज्ड, ठीक है, बट इट्स साइन इज चेंज्ड, बट इट्स साइन इज चेंज्ड। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए बच्चों, सेकंड थ्योरम यही हम लोग का दिया गया है कि इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज। इसका यही मतलब है कि जैसे मेरे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, अगर उसके किसी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, जैसे फर्स्ट रो और थर्ड रो, या फर्स्ट रो या सेकंड रो, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक पहले मैं आपको ये थ्योरम समझा देता हूँ कि थ्योरम क्या है, क्या रहा है। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लीजिए एक डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है जिसमें A1 B1 C1 फर्स्ट रो में है, और सेकंड रो में A2 B2 C2 दिया गया है, और थर्ड रो में A3 B3 C3 दिया गया है। ठीक है, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं, डेल्टा डैश बना लेते हैं। ठीक, एक नया डिटर्मिनेंट बना लेते हैं डेल्टा डैश। उसमें हम लोग कैसे बनाते हैं, मतलब यही डिटर्मिनेंट है, बस क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसको हम लोग थर्ड रो बना देते हैं, और यहाँ पे जो थर्ड रो है उसको फर्स्ट रो बना देते हैं। यानी फर्स्ट और थर्ड रो को आपस में हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं R1 डबल एरो साइन, ये सब लिखना मैंने आपको सिखाया है, R1 डबल एरो साइन R3। ठीक है, एलिमेंट्री रोज ऑपरेशंस में मैंने आपको ये सब सिखाया कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज को। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज करके मैं एक नया डिटर्मिनेंट डेल्टा डैश बनाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट और थर्ड रो को अगर मैं इंटरचेंज कर दूँ तो यहाँ पे थर्ड रो आ जाएगा A3 B3 C3। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें मतलब उसका कहीं कोई इंटरचेंज नहीं किया जा रहा है। और थर्ड रो में आ जाएगा फर्स्ट रो, यानी यहाँ पे आ जाएगा A1 B1 C1। तो ये मेरे पास आ गया हम लोग के पास डेल्टा डैश। तो देखिए मैं यहाँ पे हम लोग क्या किया, हम लोगों ने मतलब दो रोज को आपस में क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। ऐसे ही आप किसी भी दो कॉलम्स को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट और थर्ड कॉलम को अगर इंटरचेंज कर देता तो क्या होता कि ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाता और ये वाला यहाँ पे आ जाता है। कोई भी दो कॉलम्स को अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते तो ये थ्योरम यही बोल रहा है ना कि अगर ऐसा किया जाता है, ठीक है, दो रोज या किसी दो कॉलम, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम एक डिटर्मिनेंट के अगर आपस में इंटरचेंज किए जाते हैं तो डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, अपना वैल्यू रिटेन करता है, रखता है, लेकिन उसका साइन बस चेंज हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए थोड़े समय के लिए कि इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका वैल्यू मेरा 5 आ रहा था, तो ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट आया इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू -5 आ जाएगा। यानी ये जो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है 5, वो ये भी डिटर्मिनेंट रिटेन करेगा। ठीक है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 5, वो ये भी डिटर्मिनेंट रिटेन करेगा, इसका भी वही वैल्यू होगा, लेकिन बस इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका बस क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यही मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था। तो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो मेरा डेल्टा डैश होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा डैश जो होगा माइनस डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। देखिए जैसे आपका यहाँ पे क्या है, डेल्टा डैश कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। अब माइनस डेल्टा के अगर इक्वल हो जाएगा
तो देखिए माइनस और डेल्टा कितना आ रहा है 5, तो -5 इज इक्वल टू -5। तो यही हम लोग का रिजल्ट है, डेल्टा डैश जो होगा वो माइनस डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। अब इसी थ्योरम को हम लोग को जैसे यहाँ पे हम लोग का प्रूफ करना है कि इस थ्योरम को मतलब कैसे हम लोग प्रूफ करें, तो हम लोग इस थ्योरम को ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग जो डेल्टा डैश जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट बनाया है हम उसको एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया हम लोग का डेल्टा डैश, हाँ यहाँ पे हम लोग के पास है डेल्टा डैश, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग के पास जैसे जो डेल्टा डैश हम लोग का आ रहा है, ये इसका वैल्यू -5 नहीं है, वो मैंने बस माना है कि इसका वैल्यू -5 आ रहा होगा, मान लीजिए थोड़े समय के लिए। अब इस डेल्टा डैश को अगर हम लोग एक्सपैंड कर दे, किससे एक्सपैंड करते हैं, चलिए फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपैंड कर देते हैं डेल्टा डैश को। तो अगर आप इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर दीजिएगा डेल्टा डैश को, तो आप देख सकते हैं E3 एलिमेंट इंटू इसका क्या हो जाएगा कोफैक्टर। अब ये क्या है, -1 का पावर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम है 1 + 1 2 हो जाएगा, इंटू अगर इसका माइनर अगर हम लोग निकाले, ये गायब B2C1 हो जाएगा। ठीक है, B2C1 हो जाएगा, -B1C2 हो जाएगा, -B1C2। ठीक है, और प्लस दिस एलिमेंट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं +A2 लिखूँ, चलिए लिख देता हूँ +A2। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, उसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो इसलिए मैं शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ। A2 लिखूँ, यहाँ पे ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो -1 का पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। और अगर इसका हम लोग माइनर निकाले, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, B3C1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा B3C1 माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये गायब हो जाएगा, B3C1 हो गया, अब -B1C3 हो जाएगा। ठीक है, B1C3 हो जाएगा। अब प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका, तो +A1, और इसमें देख सकते हो आप -1 का पावर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। और इसका माइनर ये गायब B3C2 हो जाएगा। ठीक है, B3C2 हो जाएगा, -B2C3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ चुका है। अब देखिए डेल्टा डैश जो है हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1 ही हो जाएगा, तो A3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग का B2C1 हो जाएगा, -B1C2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे -1 का क्यूब है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो -A2 हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट में B3C1 -B1C3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे A1 हो गया, अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा B3C2 है, अब माइनस यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है B2C3 दिया गया है। ठीक है, तो ये मेरा डेल्टा डैश हो गया। आप देख सकते हो ये मेरे पास क्या आ रहा है, आपका डेल्टा डैश आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसमें से क्या करें, माइनस साइन आपका कॉमन ले लें। ठीक है, अगर हम लोग इसमें से क्या कर ले, आपका माइनस साइन कॉमन ले ले, जैसे इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे कि -A, तो हाँ बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे अब इसमें से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर ले, इसमें से जो +A1 दिया गया है, अगर इसमें मैं अंदर में इंटरचेंज कर दूँ, जैसे B3C2 -B2C3 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ ना कि B2C3 -B3C2 लिखूँ, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ अंदर से। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा अंदर से, तो ये प्लस हो जाएगा B2C3 -B3C2, और ये माइनस बाहर आके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, यहाँ पे -A1, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ -A1, और यहाँ पे अंदर में चेंज हो जाएगा, B2C3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे B3C2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाता है, जैसे इसके अंदर से माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं माइनस साइन, तो इसके अंदर में हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा, इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो B1C3 -B3C1, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस +A2 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा +A2, और यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा B1C3 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा B3C1। ठीक, अब प्लस अब यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे माइनस बाहर ले लूँ इसमें से, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इसके मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी B1C2 -B2C1 माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस -A3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया -A3, और ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी B1C2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका B2C1। तो ये मेरे पास हो गया डेल्टा डैश। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, आपका डेल्टा डैश हो गया। अब अगर यहाँ पे डेल्टा डैश हम लोग निकाल लें, अब फिर से क्या करें हम लोग, मतलब माइनस कॉमन ले लें। अब पूरे के लिए अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, A1 यहाँ से माइनस हट जाएगा, और ये तो वही ऑर्डर रहेगा, क्योंकि इस बार माइनस यहाँ से हट रहा है, तो ये अंदर में यही हो जाएगा, B2C3 हो जाएगा, माइनस आपका B3C2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पे प्लस था और माइनस कॉमन ले लिया जाए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, और इसमें से हम लोग माइनस कॉमन लिए हैं। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, या फिर ऑर्डर आप नहीं भी चेंज करेगा तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया है।
अब आप बताइए प्लस कैसे बनता है, माइनस माइनस प्लस बनता है। तो इस प्लस में से अगर मैंने एक माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -A2 और यहाँ पे हो जाएगा B1C3 माइनस B3C1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और इस प्लस में से मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा A2 B1C3 माइनस B3C1। अगर आपको दिक्कत है ये देखने में तो आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस A2 हो जाएगा, ब्रैकेट में B1C3 माइनस B3C1, मतलब सही है। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस तो क्योंकि बाहर लिया जा चुका है, माइनस कॉमन लिया जा चुका है, तो प्लस A3 हो जाएगा, यहाँ पे B1C2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा B2C1, ठीक है। तो ये मेरे पास हुआ। अब देखिए डेल्टा डैश क्या आ रहा है, माइनस, अब ब्रैकेट में ये जो टर्म है मेरे पास। अब अगर हम लोग क्या करें, मतलब ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है इसको अगर आप फर्स्ट कॉलम से, कहाँ गया, ठीक है। तो देखिए वो यहाँ पे हम लोग अभी तक डेल्टा डैश को एक्सपेंड कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है डेल्टा, अगर हम लोग इसको क्या करें, आपका मतलब फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करें, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जो मेरा मेन रिजल्ट आ रहा है डेल्टा डैश, ठीक है, मेरा मेन रिजल्ट डेल्टा डैश का ये आ रहा है। अब ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है डेल्टा डैश, तो वो हो गया। अब मैं इसको मतलब यहाँ पे आपको फोल्ड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, सॉरी। यहाँ पे देखिए देखिए हाँ, तो ये मेरे पास जो मैंने यहाँ पे डेल्टा डैश को एक्सपेंड किया था, ये मेरे पास डेल्टा है, ठीक है। तो अगर इस डेल्टा को अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो आप देख सकते हैं कि दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर होता, तो दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, B2C3 माइनस B3C2 हो जाता, ठीक है, प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, इसके आगे माइनस साइन लगेगा क्योंकि सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो -A2 और ये गायब हो जाएगा, B1C3 हो जाएगा माइनस B3C1 हो जाएगा, वही दिया हुआ है, प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर प्लस A3, क्योंकि यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट कॉलम में -1 का पावर 3 + 1 4 पॉजिटिव होता, तो ये गायब हो जाता, B1C2 माइनस B2C1, यानी वही आ रहा है, ठीक है। तो ये डेल्टा का ही वैल्यू है अगर हम लोग उसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते, तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस, और ये डेल्टा का वैल्यू है एक्सपेंडेड बाय फर्स्ट कॉलम, तो वी हैव डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो हम लोग का रिजल्ट प्रूव हो चुका है, डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा हम लोग का आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो रिजल्ट हम लोग का प्रूव हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर। तो यहाँ पे मैं इसको साइड कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट थ्योरम जो है हम लोग का, ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम जो है हम लोग का वो ये दिया हुआ है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। यानी थ्योरम नंबर यहाँ पे थर्ड है हम लोग का, ये यही बोलता है ना कि इफ़ एनी टू रोज, कोई भी अगर दो रो, ठीक है, इफ़ एनी टू रोज, कोई भी अगर दो रोज और टू कॉलम्स या दो कॉलम, ठीक है, इफ़ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे इसको लिख दे एनी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा यही बोल रहा है थ्योरम आपका कि इफ़ एनी टू रोज, कोई भी दो रोज और टू कॉलम्स या कोई भी दो कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट का अगर आइडेंटिकल होता है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स क्या होता है, आइडेंटिकल होता है यानी सेम होता है, देन इट्स वैल्यू इज 0। तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, देन इट्स वैल्यू इज 0। तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। देखिए थ्योरम ये बोल रहा है आपका, इफ़ एनी टू रोज, यानी कोई भी अगर दो रो और टू कॉलम्स या कोई भी दो कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट के अगर सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा A1 B1 और यहाँ पे क्या है, फिर A1 है, फिर यहाँ पे देखिए A2 B2 और फिर यहाँ पे क्या है आपका A2 है, और फिर यहाँ पे A3 B3 और फिर यहाँ पे क्या है A3 है। तो इस डिटर्मिनेंट, तो ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है इसमें क्या है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, सेम एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट और थर्ड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, सेम एलिमेंट्स है, A1 A2 A3 A1 A2 A3। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करने पे 0 आएगा, ये यही बोल रहा है। अब इसका प्रूफ अगर मैं इसका प्रूफ कराऊँ तो प्रूफ इसमें बहुत सिंपल तरीके से, ये तो मैंने समझा है कि ये बोल रहा है थ्योरम, ये प्रूफ नहीं है, प्रूफ मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ।
ठीक है। ये प्रूफ नहीं है, मैंने आपको समझाया यहाँ पे। ये प्रूफ अगर हम लोग इसको ऐसे करें कि हम लोग जैसे पढ़े हैं कि किसी भी डिटर्मिनांट के अगर दो रोज को क्या करे आपस में इंटरचेंज करे या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करे तो डिटर्मिनांट का बस साइन चेंज हो जाता है, वैल्यू वही रह जाता है। तो अगर आप मतलब इस डिटर्मिनांट के आइडेंटिकल जो मेरे पास कॉलम्स हैं, फर्स्ट और थर्ड कॉलम जो कि आइडेंटिकल है, अगर मैं उसको इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे एक नया डिटर्मिनांट बनाऊं डेल्टा डैश, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम को हम लोग यहाँ पे आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं और इंटरचेंज करके एक नया डिटर्मिनांट बना रहे हैं डेल्टा डैश। तो थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो ये A1 A2 A3 हो जाएगा, यहाँ पे B1 B2 B3 है, और ये जो है हम लोग का ये थर्ड कॉलम बन जाएगा, तो A1 A2 A3 है। तो इसका जो वैल्यू है, ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस डेल्टा के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी जब डिटर्मिनांट के दो रोज या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो डेल्टा डैश बन रहा है ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस डेल्टा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, माइनस डेल्टा के इक्वल होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ये और ये डिटर्मिनांट बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये और ये जो डिटर्मिनांट है बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। A1 A2 A3 है, A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, B1 B2 B3 है, फिर A1 A2 A3 A1 A2 A3 है। यानी ये जो माइनस डेल्टा है वो एक तरह से डेल्टा के भी इक्वल है, ठीक है, ये जो माइनस डेल्टा है वो एक तरह से डेल्टा के भी इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। अब इसको अगर इधर लेते आएंगे तो डेल्टा प्लस डेल्टा यानी 2 डेल्टा, इधर कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा, तो 2 डेल्टा 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/2, 0 हो जाएगा। इसी तरह से इस थ्योरम का प्रूफ किया गया है, इसमें यही लिखा गया है कि अगर ऐसे डिटर्मिनांट है जिसका दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, अगर उनके आइडेंटिकल रोज और कॉलम का अगर आपस में इंटरचेंज करो तो उस मतलब थ्योरम सेकंड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उस डिटर्मिनांट का साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो साइन अगर चेंज हो जाना चाहिए और सेम टाइम पे अगर आप ये देखो तो वो डिटर्मिनांट वही डिटर्मिनांट रहेगा। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू जैसे माइनस डेल्टा हुआ, डेल्टा डैश भी डेल्टा के इक्वल है, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा हो गया। अब इसको इधर लेते आएंगे तो डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा, ये 0 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं है तो फिर डेल्टा 0/2, डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड थ्योरम प्रूफ हो चुका है। थर्ड थ्योरम के बाद हम लोग को पढ़ना है फोर्थ थ्योरम। फोर्थ थ्योरम में यही लिखा हुआ है कि फोर्थ थ्योरम काफ़ी सिंपल है आपका, यहाँ पे मैं आपको फोर्थ थ्योरम यहाँ पे करवा देता हूँ जल्दी से। तो फोर्थ थ्योरम में आपका ये लिखा हुआ है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, फोर्थ थ्योरम है इफ ईच एलिमेंट, ठीक है, फोर्थ थ्योरम यही दिया हुआ है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और यहाँ पे होगा और अ कॉलम, if each element of a row or a column of a determinant if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by constant k, ठीक, is multiplied by a constant k, then value of new determinant, जो नया डिटर्मिनांट बनेगा उसका जो वैल्यू होगा, ओवरऑल वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनांट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनांट, ठीक है, इस के टाइम्स यानी के गुना बढ़ जाएगा द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनांट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनांट का के टाइम्स क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, तो के टाइम द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनांट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस थ्योरम को आपका प्रूव कर देता हूँ। प्रूफ बहुत सिंपल है इस थ्योरम का। पहले मैं आपको यहाँ पे थ्योरम मतलब समझा देता हूँ। थ्योरम आपका यही बोल रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, यानी अगर किसी मेरे पास कोई डिटर्मिनांट है, उसमें एक रो है, उसके अगर हर एक उस रो के मतलब फर्स्ट रो जैसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो के मान लीजिए हर एक एलिमेंट में हम लोग किसी कांस्टेंट के से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर किसी भी एक कॉलम ले लीजिए उस डिटर्मिनांट का, जैसे मैंने मान लीजिए सेकंड कॉलम ले लिया, तो सेकंड कॉलम के हर एक एलिमेंट्स में हम लोग अगर किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब मेरे पास कोई एक डिटर्मिनांट है, उसके किसी एक रो के सभी एलिमेंट्स को या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को अगर किसी एक पार्टिकुलर कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो जो नया डिटर्मिनांट होगा उसका जो वैल्यू होगा वो के टाइम्स ज़्यादा होगा ओरिजिनल डिटर्मिनांट से। यानी देखिए मैं आपको यहाँ पे इसका समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक मतलब डिटर्मिनांट है डेल्टा, जो कि वही वाला दिया हुआ है A1 B1 C1 है, और यहाँ पे आपका A2 B2 यहाँ पे C2 दिया गया है, और यहाँ पे आपका A3 B3
और यहाँ पे C3 दिया गया है। ये मेरे पास वो ये मेरे पास वो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, वो डिटर्मिनेंट है। अब अगर हम लोग क्या करें, एक डेल्टा डैश एक नया डिटर्मिनेंट बनाएं, और वो कैसे बना रहे हैं, तो उस डिटर्मिनेंट को हम लोग मान लीजिए बना रहे हैं आपका कि जैसे कि उस डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे बना रहे हैं कि सेकेंड रो के मान लीजिए हर एक एलिमेंट को हम लोग के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट को हम लोग के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा डैश हम लोग का हो जाएगा, ये तो हम लोग का फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होगा, A1 B1 C1 ही हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड रो के हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे KA2 हो जाएगा, यहाँ पे KB2 हो जाएगा, यहाँ पे KC2 हो जाएगा हम लोग का, और यहाँ पे A3 B3 और यहाँ पे हम लोग का C3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डेल्टा डैश बना इसमें मैंने कैसे बनाया, इस डिटर्मिनेंट के सेकेंड रो को सभी एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने डेल्टा डैश बना दिया। तो इस डेल्टा डैश का जो वैल्यू होगा वो के टाइम्स होगा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के वैल्यू के, यानी के टाइम्स ऑफ डेल्टा होगा। इस डेल्टा डैश का जो वैल्यू होगा वो के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट यानी के डेल्टा के बराबर होगा, यानी के टाइम्स ऑफ इस डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा A1 B1 C1, और यहाँ पे आपका A2 B2 C2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा A3 B3, और यहाँ पे आपका C3 इसके बराबर हो जाएगा। अब इसका हम लोग को प्रूफ देखना है, तो अब मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करा देता हूँ। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। जैसे इस डेल्टा डैश को अगर मैं मान लीजिए इस डेल्टा डैश को हम लोग फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, तो A1 इंटू इसका क्या हो जाएगा, को फैक्टर। अब इसका को फैक्टर क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम में है, तो -1 का पावर 1 + 1 2, -1 का 2 खत्म हो जाएगा क्योंकि 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो दिस एलिमेंट, इसका को फैक्टर क्या, बाइनर क्या हो जाएगा, तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, यानी यहाँ पे KB2 C3 ऊपर से नीचे, ये गायब KB2 C2 ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो KB3 C2 इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। प्लस हो जाएगा हम लोग का दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर। तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, आप देख सकते हैं, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि KA2 और ब्रैकेट है -1 का पावर, ये 2 + 1 3, तो -1 का पावर 3 माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा KA2, और इसका माइनस क्या हो जाएगा, ये गायब B1 C3 - B3 C1 हो जाएगा, तो B1 C3 - B3 C1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर प्लस A3, और ये थर्ड जो फर्स्ट कॉलम है 3 + 1 4 हो जाएगा, -1 का पावर 4 1 ही हो जाएगा, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, B1 इंटू KC2 यानी KB1 C2 हो जाएगा, माइनस KB2 इंटू C1, तो माइनस KB2 C1 हो जाएगा। अब अगर इसमें हम लोग क्या करें, डेल्टा डैश जो हम लोग का वैल्यू आ रहा है, इसमें मैं सभी से अगर के कॉमन ले लूँ, जैसे इसमें से दोनों में के है, तो यहाँ पे मैं के अगर बाहर ले लूँ तो KA1 हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा B2 C3 माइनस यहाँ पे B3 C2, और यहाँ पे तो के ऑलरेडी बाहर है -KA2, यहाँ पे दिया हुआ है आपका B1 C3 माइनस यहाँ पे B3 C1, और यहाँ पे अगर हम लोग के बाहर ले लें यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका के अगर हम लोग बाहर ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा KA3, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हम लोग का B1 C2 माइनस B2 C1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग के को पूरे के लिए कॉमन ले लें, के को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो A1 यहाँ पे B2 C3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हम लोग का B3 C2 हो जाएगा, ठीक है, B3 C2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे A2 हो जाएगा, के मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका B1 C3 माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा B3 C1, प्लस यहाँ पे मैंने के कॉमन ले लिया है तो A3 हो गया, ब्रैकेट में B1 C2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका B2 C1 हो गया, ठीक है। अब ये के को अगर हम लोग छोड़ दिया जाए और खाली अगर आप अंदर के वैल्यू को देखिए तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट डेल्टा मेरे पास क्या था, A1 B1 C1 है, और यहाँ पे मेरे पास A2 B2 क्या है C2 है, और यहाँ पे मेरे पास A3 B3 और यहाँ पे C3 है, ये मेरे पास डेल्टा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, डेल्टा हो गया। देखिए अब अगर यहाँ पे यहाँ पे मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डेल्टा जो है मेरे पास, अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को मान लीजिए फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते तो यही वैल्यू आता, जो के अंदर में जो वैल्यू है, दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, ये गायब B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है, माइनस दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, B1 C3 माइनस B3 C1, प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1। तो ये डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू है जो के अंदर में है। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डेल्टा डैश है हम लोग का वो के टाइम्स ऑफ डेल्टा आ गया, ठीक है, और हम लोग का रिजल्ट यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक, हेंस प्रूव।
और हिंस हम लोग का रिजल्ट प्रूव हो गया। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट नोट है। जैसे ये एक रिज़ल्ट है जो कि मतलब ट्रू है, तो इस रिज़ल्ट को आप नोट कर लीजिए, ये आपके काफ़ी काम आएगा। जैसे फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जैसे मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जैसे मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर आप मान लीजिए एन है, यानी एन इंटू एन ऑर्डर का वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनांट के अंदर जो के होगा, मतलब इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का अगर हम लोग डिटर्मिनांट सॉल्व करें, डिटर्मिनांट के अंदर के इज इक्वल टू के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनांट है। जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसी का हम लोग डिटर्मिनांट निकाल लिए, तो मेरे पास आ गया डिटर्मिनांट है। अब आप LHS में क्या कर लीजिए, किसी एक कांस्टेंट के से उस मतलब किसी एक कांस्टेंट के से आप उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक नया मैट्रिक्स बना लीजिए के। तो उस के का जब हम लोग डिटर्मिनांट निकालेंगे, उसको एक साइड हम लोग LHS के तौर पे ले लेंगे, और सेकंड आगे क्या करें ना, हम लोग RHS के तौर पे कि डिटर्मिनांट को अलग सॉल्व कर ले और के जो कांस्टेंट है उसके ऊपर मतलब पावर में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पुट कर दे। तो ये जो RHS में आएगा, RHS और LHS आपस में इक्वल होगा। मैं फिर से आपको ये थ्योरम समझाता हूँ। जैसे मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, हम लोग उस मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स बना दिए, वो जो नया मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनांट सॉल्व कर दिया और उसको ले लिया LHS, और एक तरफ हम लोग क्या किए कि डिटर्मिनांट को अलग सॉल्व कर दिए, उसको उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए आफ्टर टेकिंग द पावर n ऑन द कांस्टेंट, ठीक है। वो n जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसको कांस्टेंट का पावर लेके अगर हम लोग उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनांट के वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दे और RHS ले ले, तो RHS और LHS आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ट्रू है, आपके काफ़ी काम आएगा, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट थ्योरम, फिफ्थ थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ थ्योरम में यही लिखा हुआ है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनांट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। यानी अगर एक डिटर्मिनांट के दो रोज या दो कॉलम्स आपस में प्रोपोर्शनल हो तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो होता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि दो रोज या दो कॉलम्स आपस में प्रोपोर्शनल हो, तो इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनांट है डेल्टा, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A1 B1 C1, ये फर्स्ट मतलब रो का एलिमेंट है। यहाँ पे मान लीजिए A2 B2 C2 है, और यहाँ पे मान लीजिए समथिंग KA1 KB2 और यहाँ KA1 KB1 और KC1 है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड जो मेरा रो है उनमें जो हम लोग का एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे जो एलिमेंट है, फिर यहाँ पे जो एलिमेंट है, फिर यहाँ पे जो एलिमेंट है, फिर इसके सामने जो थर्ड रो में जो एलिमेंट्स हैं, अगर इन एलिमेंट्स का हम रेशियो निकालें, जैसे A1/K1 अगर हम लोग करेंगे तो 1/K ही होगा, B1/KB1 करेंगे तो 1/K ही होगा, B1 कैंसिल हो जाएगा, C1/K करेंगे तो 1/K ही होगा। मतलब जब भी जैसे यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट एंड थर्ड रो में जो एलिमेंट्स हैं उनका जब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो निकालते हैं तो सेम कांस्टेंट आ रहा है, तो जब भी ऐसा हो तो वो दोनों रो आपस में प्रोपोर्शनल कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट और थर्ड रो इसी चलते प्रोपोर्शनल कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग इसका हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मेरे पास डिटर्मिनेंट है, इसमें मान लीजिए A1 B1 C1 है, इसमें मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम लोग के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग मान लिए A1 B1 C1, तो अगर इसमें रो में हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, KA1 लिख दूँ, यहाँ पे KA2 लिख दूँ, यहाँ पे KA3 लिख दूँ, और यहाँ पे B1 B2 B3 है, ठीक है। मेरे पास मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है। तो इस डिटर्मिनेंट में आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के अगर एलिमेंट्स का हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो निकाले तो सेम आएगा, A1/K1 1/K, A2/K2 1/K, A3/K3 1/K। तो जब भी ऐसा हो ना कि जब दो रो या दो कॉलम्स के एलिमेंट्स का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो अगर वो सेम आता है कांस्टेंट, तो उन दोनों रोज या उन दोनों कॉलम्स को प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करने पे जीरो आता है, ठीक है। यही हम लोग का ये मतलब कि ये कह रहा है ये थ्योरम। तो इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल है। जैसे हम लोग इसी डिटर्मिनेंट को अगर कंसिडर करते हैं, तो अगर हम लोग इसी डिटर्मिनेंट को मान लीजिए कंसिडर करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, तो मैंने आपको बताया है बच्चों कि जैसे डेल्टा हम लोग पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको लिख देता हूँ A1 B1 C1, यहाँ पे हो गया आपका A2
और यहाँ पे हो गया B2 और यहाँ पे हो गया क्या C2 और यहाँ पे हो गया K1, यहाँ पे हो गया KB1, यहाँ पे हो गया KC1। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों कि किसी डिटर्मिनांट के अगर एक रो के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस डिटर्मिनांट का जो नया डिटर्मिनांट जो बनता है उसका जो वैल्यू होता है वो k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनांट होता है। ये थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, ये थ्योरम नंबर 4 ही था। तो अगर इस तीनों में k कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं बाहर। ठीक है, अगर इस तीनों में मतलब इस थर्ड रो के सभी एलिमेंट्स में k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो हम इसको k को बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो हम लोग ये पढ़े थे कि अगर किसी डिटर्मिनांट के किसी एक रो के सभी एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिटर्मिनांट जो होता है नया डिटर्मिनांट, यानी ये वाला जो डिटर्मिनांट होगा इसका जो वैल्यू होगा वो k टाइम्स हो जाएगा द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनांट। तो k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनांट यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिनल डिटर्मिनांट ये रहा होगा a1 b1 c1 और ये आपका रहा होगा a2 b2 c2 और यहाँ पे रहा होगा a1 b1 c1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है, सेम है। जब भी किसी डिटर्मिनेंट के दो रोज आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो k इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो हिंस हम लोग का रिजल्ट जो है वो प्रूव्ड हो चुका है, थ्योरम 5। ठीक है, अब चलते हैं थ्योरम 6 की ओर। यही थ्योरम 5 था हम लोग का। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए थ्योरम नंबर आपका 6। ठीक है, थ्योरम नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो थ्योरम नंबर 6 में यही आपका लिखा हुआ है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, किसी रो के हर एक एलिमेंट को अगर या फिर किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट को अगर एक डिटर्मिनांट के इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनांट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनांट। जैसे मैं यहाँ पे थ्योरम आपका लिख देता हूँ। थ्योरम में यही लिखा हुआ है कि इफ ईच एलिमेंट, ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, ठीक है, ऑफ अ रो या फिर मान लीजिए और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनांट, if each element of a row or a column of a determinant is expressed as a sum of 2 or more terms। वैसे तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं थ्योरम जो है पहले से ही लिख लूँ ताकि लिखने का आपको टाइम ना हो, लेकिन उसे बार बार वीडियो पॉज करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे थ्योरम लिखने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने ही। तब तक आप पढ़ते भी रहोगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनांट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनांट can also be expressed as a sum of 2 or more determinants। अब देखिए बच्चों, इस थ्योरम का मतलब क्या है। थ्योरम में यही लिखा हुआ है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, यानी किसी डिटर्मिनांट के एक रो के हर एक एलिमेंट को या किसी डिटर्मिनांट के एक कॉलम के हर एक एलिमेंट को अगर हम लोग एक्सप्रेस कर सके एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, अगर हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सके कि वो दो नंबर्स का सम है, दो टर्म्स का सम है, तो वो जो डिटर्मिनांट होगा उसको भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं दो डिटर्मिनांट के सम के तौर पे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जो डिटर्मिनांट है ये है a1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा 1, ये है b1 प्लस बीटा 1 और ये मेरा दिया हुआ है c1 प्लस गामा 1। ठीक है, इसके फर्स्ट रो में ये सब एलिमेंट है। सेकेंड रो का एलिमेंट सिंपल है a2 b2 और c2 और यहाँ पे थर्ड रो के एलिमेंट भी सिंपल है a3 b3 c3। तो इस डिटर्मिनांट में क्या है, फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट को एक्सप्रेस किया गया है एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स। फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट को एक्सप्रेस किया गया है एज अ सम ऑफ 2 टर्म्स। तो जब भी ऐसा होगा, ठीक है, तो जो मेरा मतलब इसको सॉल्व कर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इस डिटर्मिनांट को, ये डिटर्मिनांट इसके इक्वल हो जाएगा a1 b1 c1, यानी अगर मैं इसका एक ही एक टर्म लेता हूँ a1 फिर b1 फिर c1 और फिर नीचे ये दो रो रहेगा ही,
यानी A2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे B2, यहाँ पे C2 और यहाँ पे A3 हो गया, यहाँ पे B3 हो गया, यहाँ पे C3 हो गया। दिस डिटर्मिनेंट प्लस दिस डिटर्मिनेंट, इस बार मैं लिखूंगा यहाँ पे अल्फ़ा 1, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बीटा 1, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग गामा 1, फिर यहाँ पे हम लोग का A2 हो जाएगा, यहाँ पे B2 हो जाएगा, यहाँ पे C2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी A3 रहेगा, यहाँ पे B3 रहेगा, यहाँ पे C3 रहेगा, यानी ये जो होगा इसके इक्वल होगा, यही ये थ्योरम कहता है। इस थ्योरम का अब हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ हम लोग इससे करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग इसी वाले रो से क्या करते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, इसी रो से एक्सपैंड कर देते हैं। तो देखिए अगर हम लोग उस रो से एक्सपैंड कर दे उस डिटर्मिनेंट को, तो ये फर्स्ट एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर हो जाएगा। तो A1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 का पावर यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 का पावर 2, तो 1 ही हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर देखिए ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, B2C3 - B3C2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं B2C3 माइनस यहाँ पे B3C2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या होता है, प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर। अब ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, तो माइनस दिस एलिमेंट के बगल में -1 का पावर 1 + 2 3 होगा, -1 का पावर 3, इसलिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस बाहर में लिख दे रहा हूँ B1 + बीटा 1, और इसका माइनर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, A2C3 - A3C2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे A2C3 माइनस यहाँ पे A3C2, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या है, प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं C1 + गामा 1 इंटू इसका कोफैक्टर, तो -1 का पावर 1 + 3 4, तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, ये गायब ये गायब, A2B3 - A3B2 हो जाएगा, तो A2B3 - A3B2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसी के आगे है, ठीक है, इसी के आगे ये इसको मैंने लिखा है नीचे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसे सबको यहाँ पे अलग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहले देखिए A1 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अब ऐसे टर्म को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, अब एक बार A1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए, प्लस अल्फ़ा 1 से पूरे को मल्टीप्लाई करिए। तो हम लोग पहले A1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं B2C3 - B3C2, ठीक है। फिर यहाँ पे -B1 से इसको इस अल्फ़ा 1 को भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन पहले A1 B1 और C1 वाला मैं पहले लिख रहा हूँ। तो A1 मल्टीप्लाई में दिस, अब -B1 हो जाएगा, माइनस आ गया, -B1 मल्टीप्लाई में ये, तो -B1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका A2C3 - A3C2, ठीक है। अब प्लस C1 मल्टीप्लाई में दिस, ठीक है, प्लस C1 मल्टीप्लाई में A2B3 - A3B2, ठीक है। आपको ये मल्टीप्लाई करने तो आता है ना बच्चों। जैसे यहाँ पे ये ब्रैकेट में है, दिस ब्रैकेट में, तो पहले A1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस अल्फ़ा 1 ब्रैकेट में दिस, -B1 ब्रैकेट में दिस, प्लस बीटा 1 ब्रैकेट में दिस, प्लस C1 ब्रैकेट में दिस, प्लस गामा 1 ब्रैकेट में दिस। तो पहले मैंने A1 B1 C1 वाले को एक साथ लिख दिया। अब प्लस यहाँ पे मैं मतलब आगे लिख रहा हूँ, पेज नहीं है, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 वाले को अब हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा 1 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका B2C3 - B3C2, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा बीटा 1 ब्रैकेट में A2C3 - A3C2, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका गामा 1 ब्रैकेट में A2B3 - A3B2, ठीक है। ये इसी के आगे, ये जो टर्म लिखा गया है इसी के आगे लिखा गया है। अब उसके बाद क्या है कि हम लोग इसको एक साथ रख लेते हैं और इसको एक साथ रख लेते हैं। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट को कि ये जो होगा, ये जो पोर्शन होगा, ये जो फर्स्ट पोर्शन है, ये यही हो जाएगा A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2 यहाँ पे हो जाएगा A2 B2 C2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका A3 B3 C3। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे हो गया। और ये जो सेकंड पोर्शन है, ये यही हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट में अल्फ़ा 1 हो गया, बीटा 1 हो गया, गामा 1 हो गया, यहाँ पे A2 B2 C2 हो गया, और यहाँ पे आपका A3 B3 C3 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हो गया। देखिए अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं, क्या चीज़, अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो, फर्स्ट रो से अगर एक्सपैंड करते हो, तो दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, देखिए है कि नहीं, दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, देखिए ये गायब B2C3 - B3C2 बिल्कुल है। फिर माइनस दिस एलिमेंट इंटू इसका, मतलब प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इसलिए माइनस साइन आगे लगा है, तो दिस एलिमेंट हो गया इंटू इसका कोफैक्टर, देखिए ये गायब A2C3 - A3C2 भी है, ठीक है, प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर A2B3 - A3B2 भी है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया। प्लस सिमिलरली आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो,
अगर आप इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर दो तो आप देख सकते हो दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर है ब्रैकेट में, दिस गायब B2C3 माइनस B3C2, ठीक है, माइनस फिर देखिए दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर ये गायब A2C3 माइनस A3C2, प्लस दिस एलिमेंट इंटू इसका को फैक्टर ये गायब A2B3 माइनस A3B2। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो हिंस हम लोग का रिजल्ट प्रूव हो चुका है। ठीक है, हम लोगों ने डेल्टा जो हम लोग के पास डिटर्मिनेंट था उसको एक्सप्रेस कर दिया एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, जो शुरू में बस एक ही डिटर्मिनेंट था। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया प्रूफ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर। तो नेक्स्ट थ्योरम है ना बच्चों की थ्योरम नंबर 7 है, आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए। तो बच्चों मैं आपसे अब यही कहना चाहता हूँ कि जैसे इस वीडियो का लेंथ आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसलिए मैं जो बाकी बचे मेरे पास 2 थ्योरम्स हैं 7 और 8, तो इस दोनों थ्योरम्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। और उसके बाद मुझे डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको डिस्कस करनी है, कि मतलब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं, कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, कुछ ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन पढ़ा था, ठीक उसी तरह का ऑपरेशन डिटर्मिनेंट में भी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो इस पर 2-3 लेक्चर अभी और बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए हम लोगों को, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले जितने भी चैप्टर्स पे मैं वीडियो बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों। अच्छा, बाय।